Welcome in Sky classes. In this video, we are going to understand about whole chapter of reproduction in organism. So student, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टोटल मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगा, एनसीईआरटी के हर एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को, हर एक स्पेसिफिक हेडिंग को इन वन शॉट। तो इस सिंगल ओनली वन वीडियो में आपको टोटल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स प्रेजेंट हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर डिफरेंट इवेंट हो रिप्रोडक्शन के, वो सारे इवेंट्स हम इसी एक वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि एक ही वीडियो में आप होल चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, तो इसलिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि टोटल चैप्टर होगा एक्सप्लेन यहाँ पर, और एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट कोशिश रहेगी मेरी कि मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको 2 to 3 सेंटेंसेस दिख रहा है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन को एक तरीके से हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है अर्थ पर। वर्ड को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम बोलते हैं, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड है री, सेकेंड वर्ड है प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, और री का मतलब अगेन। तो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और यही हमारे चैप्टर का मीनिंग है। तो होल चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट थिंग है जो कि आपके एनसीईआरटी में है, लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड। मतलब अगर वन वर्ड में हम बोलें तो बर्थ टू डाई, इनके बीच में ये जितना भी टाइम पीरियड होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ स्पॉन। ठीक है, तो लाइफ स्पॉन एक पीरियड है जो कि बर्थ टू डाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाई ही नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यहाँ पर जो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब अमर होते हैं। होते कैसे हैं? बिकॉज ऑफ ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं अपनी प्रोजेनी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजन, जिसे हम स्प्लिट बोलते हैं। तो और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई अमीबा इज इमॉर्टल। तो ज़रूर हम लोग समझेंगे, बट जब हम लोग फिजन की बात करेंगे तब। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स मेंशन हैं जिनका लाइफ स्पॉन पीरियड होता कितना है। तो फर्स्ट वन थिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला एग्जांपल है अपना डॉग, 15 ईयर है। देन उसके बाद हमारा सबका बनाना 2 to 4 ईयर है। देन हमारी गऊ माता 25 ईयर इनका लाइफ स्पॉन पीरियड होता है, एंड बनियन ट्री का 400 ईयर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पॉन पीरियड होता है। देन हॉर्स है अपना 30 ईयर, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर। देन है क्रोकोडाइल 60 ईयर होता है लाइफ स्पॉन पीरियड। एंड देन उसके बाद बी 30 डेज, एंड बटरफ्लाई 1 to 2 वीक है। स्पैरो 5 ईयर है, और पैरेट 140 ईयर्स हैं। यहाँ पर इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ इन लाइफ स्पॉन पीरियड का, कि आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज के बेस पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका लाइफ स्पॉन पीरियड क्या है। या फिर अगर किसी भी ग्रुप में आप कोई सिमिलैरिटीज़ दो ऑर्गेनिज्म के बेस में देखते हो, तो आप उनके बेस पे भी नहीं बोल सकते कि हाँ इनका लाइफ स्पॉन पीरियड सेम होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पैरो और पैरेट। जैसे आप देख रहे हैं स्पैरो को, इसका लाइफ स्पॉन पीरियड 5 ईयर है, और उसी जगह पैरेट का लाइफ स्पॉन पीरियड कितना है? 140 ईयर। मतलब दोनों बर्ड हैं, दोनों एविस ग्रुप में आते हैं, लेकिन क्या दोनों का लाइफ स्पॉन पीरियड सेम है? बिल्कुल नहीं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये भी बर्ड है ये भी बर्ड है तो दोनों का लाइफ स्पॉन पीरियड कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। बिल्कुल नहीं, डिफरेंट होगा। देन उसके बाद क्रॉप्स की बात करते हैं। अब क्रॉप्स में भी एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल जैसी चीज़ें आती हैं, मतलब प्लांट्स के केस में। अब यहाँ पर अगर आप राइस का एग्जांपल ले रहे हैं, राइस की जो भी हमारी क्रॉप है, ठीक है, अब इनका लाइफ स्पॉन पीरियड कितना होता है? 3 to 6 to 7 मंथ हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये ग्रो भी करेंगे
इट मीन्स कि बॉर्न भी हो रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आ रही है, फिर ये सीड भी फॉर्म कर रहे हैं और हार्वेस्ट भी किए जा रहे हैं, तो अपनी पूरी लाइफ स्पॉन को इतने ही मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। देन क्रो की बात करें तो 15 ईयर होता है इनका टोटल लाइफ स्पॉन पीरियड। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगर, तो हम बोलते हैं कि द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, जो कंटिन्यूटी है लाइफ की इस अर्थ पर, उसे आप अचीव करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे समझ लीजिए कि ये हमारी क्रॉप है, आपने इस क्रॉप को ग्रो कराया, जैसे वीट क्रॉप का एग्जांपल लें, तो आपने एक बार वीट को हार्वेस्ट किया, उसके सारे सीड जो है अपने घर पे रखे। अब अगर नेक्स्ट ईयर आप अपनी फील्ड्स में उन सीड को नहीं शोन करोगे, नहीं ग्रो करोगे, तो क्या न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगी? अब क्या नेक्स्ट ईयर आपको वो क्रॉप्स मिलेंगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है तो सिंपल सी बात है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी ही। नेक्स्ट वन है रिप्रोडक्शन की अच्छी सी डेफिनेशन जानते हैं, जो कि आप एग्जाम में लिख सकें अपने। सो रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहले ही मैंने बोला कि ये एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में जैसे हम बोलते हैं सेंसेशन इसेंशियल है, रेस्पिरेशन इसेंशियल है, डाइजेशन इसेंशियल है, ठीक है, न्यूट्रिशन इसेंशियल है, तो सेम वैसे ही रिप्रोडक्शन भी इसेंशियल है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो सिंपल सी बात है उसमें रिप्रोडक्शन हो ही रहा होगा, जिनमें एक ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज करता है यंग वंस को या फिर अपने ऑफ स्प्रिंग को। तो रिप्रोडक्शन की बात हमने की कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और साथ में रिप्रोडक्शन इनेबल्स भी करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे अगर आपने बात की कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन बीइंग में हमने बोला कि अब इनके अगर आगे प्रोजेनी होगी, इनके बेबी होंगे, तो इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अब ये अंकल हैं और इन अंकल के भी अगर कोई भी बेबी नहीं होगा तो क्या इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी? अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो ठीक है, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आपको स्पीसीज टू स्पीसीज चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, तो आपको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये होता ही है। नेक्स्ट वन फैक्ट समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे भी मैंने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेपरेट वीडियो फॉर्म कर रखा है डिफरेंस के बेस पे, और उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी स्पेसिफिक पॉइंट और भी आप इनके बारे में प्रिपेयर करना चाहें, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं? जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ सिंगल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फॉर्म किए। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, 2 पेरेंट या फिर एक पेरेंट भी हो सकता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, और अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अपोजिट सेक्स का मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, एंड यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और उनका फ्यूज़न भी होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिफरेंट फॉर्म समझते हैं, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही अभी मैंने बताया कि सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा। अब यहाँ पर जो भी ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होंगी वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी फॉर्म होंगी वो एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट्स की। इट मीन कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। और जब कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स का, तो ऐसे के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्लोन। ओके, तो क्लोन वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट का सिमिलर होगा, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं और प्लांट जानते हैं, एनिमल्स जानते हैं, जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब यूनिसेलुलर में तो होगा ही होगा, कॉमन आप देखेंगे, बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है,
उनमें भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर एसेक्सुअल का है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, और फिजन वर्ड का मतलब होता है स्प्लिट होना, स्प्लिट, या फिर हम इसे एक तरीके से ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हो रही है, जैसे कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म। मोनेरा याद है ना आप लोगों को, आर.एस. व्हिटेकर जी का क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहला किंगडम था मोनेरा, सेकेंड किंगडम है यहाँ पर प्रोटिस्टा। इन दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही प्लेस किए गए हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी वो बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकती है, जिसे हम सिंपल सेल डिवीजन प्रोसेस बोलते हैं, और वो क्या होगा? बाइनरी फिजन। ओके, इसमें एक सेल जो होगी वो 2 हार्ब्स में डिवाइड होगी। ठीक है, और यही दोनों हार्ब्स जो है वो नेक्स्ट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, यह है एग्जाम्पल अमीबा का। अब अमीबा में आप देखेंगे तो अमीबा की सबसे पहले एक बॉडी है, ये पैरेंटल अमीबा हो गया। अब इस अमीबा में सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर का डिवीज़न होना शुरू होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर इलोंगेट होकर के कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एंड देन फिर इनके साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न इनमें स्टार्ट होता है, मतलब इनके सेल का डिवीज़न स्टार्ट होता है। और यहाँ पर 2 सेल्स देखिए नई फॉर्म हो गई विद 2 न्यू न्यूक्लियस। तो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर 2 सेल फॉर्म हो गई नई। अब हमने बोला कि जो अमीबा है वो इमॉर्टल होता है, इसलिए इमॉर्टल है क्योंकि देखिए ये जो पैरेंटल बॉडी है यही तो डिविजिबल होकर के अपने ऑफस्प्रिंग में जा रही है। क्या यहाँ पर नए अमीबा जो भी बन रहे हैं वो किसी भी गैमेट के थ्रू बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो पैरेंटल बॉडी है वही तो इनमें प्रेजेंट है। क्या ये पैरेंट डाई हो गया? बिल्कुल नहीं, डाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी वजह से हम अमीबा को बोलते हैं कि अमीबा इमॉर्टल होता है, या फिर जितने भी हमारे दूसरे भी यूनिसेलर कुछ ऑर्गेनिज्म है वो भी इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू है इनमें डिवीज़न की प्रोसेस का। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं जू स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। तो जू स्पोर्स क्या होता है? ये कुछ स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब मूवेबल होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल हैं एल्गी, फंजाई, जो कि जू स्पोर की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये मूवेबल होते हैं। जैसे अगर मैंने ये एक जू स्पोर बनाया तो ये देखिए फ्लैजिला है इनके पास, जिसकी वजह से ये वाटर स्ट्रीम में बहुत अच्छे से खुद को मूव कर सकते हैं, ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर जिन्हें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है बड का। अब देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। बड का सिंपल सा मतलब है कि ये होती है आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं जिनमें ये प्रोसेस हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल इन्होंने पहला एग्जांपल दे रखा है ईस्ट का। तो ईस्ट में अनइक्वल स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है। ईस्ट क्या होती है आप जानते हैं, एक है यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है, सैक्रोमाइसिस जिसे हम बोलते हैं। अब ये क्या करती है? सबसे पहले अपनी बॉडी में एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनाती है। देखिए स्मॉल आउट ग्रोथ बन गई, ये आउट ग्रोथ है और ये इसकी पैरेंटल बॉडी है। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस का पार्ट डिविजिबल होगा और इनके जो आउट ग्रोथ फॉर्म हुई थी वहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अगर आपको न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है तो हर एक सेल में होना चाहिए न्यूक्लियस का पार्ट, तो ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये था ईस्ट एंड देन उसके बाद ये देखिए इसमें आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, आउट ग्रोथ में भी न्यूक्लियस का पार्ट गया एंड देन उसके बाद चाहे तो ये पैरेंटल बॉडी से डिविजिबल होकर के ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसी ही प्रोसेस हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा में भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बडिंग की प्रोसेस होती है। तो ये जितनी भी हो रही हैं बडिंग की प्रोसेस, ये देखिए हाइड्रा में भी आउट ग्रोथ कैसे फॉर्म हो रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सोजिनसली बडिंग। ओके, क्योंकि ये बाहर की तरफ हो रही हैं बडिंग की प्रोसेस। तो कुछ अगर बाहर की तरफ हो रही तो सिंपल सी बात, कुछ अंदर की तरफ भी होती होंगी और उनके एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें फॉर्मेशन होता है कोनिडिया का। अब ये कोनिडिया क्या होता है, तो कोई फंजाई है और वो अब इरेक्ट, उसका जो हाइफा होता है, हाइफा समझते हैं ना, शकिंग ऑर्गेनिज्म जो पार्ट है उनमें, ठीक है। तो ये हाइफा है और ये हाइफा इरेक्ट हुआ, इरेक्ट होने के बाद उसने फॉर्म किया कोनिडियोफोर। ये क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर बोलते हैं। देन अब इस कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये स्मॉल स्मॉल मैं क्या बना रहा हूँ, कोनिडिया बना रहा हूँ। अब अगर ये कोनिडिया सेपरेट हो जाएंगे पेरेंटल बॉडी से, तो ये एज अ स्पोर है, और जैसे इनको सबस्ट्रैटम मिलेगा वैसे ही ये कोनिडिया ग्रो करना शुरू करेंगे और एक न्यू फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर इनके थ्रू हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने बोला कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस जो ऑर्गेनिज्म होता है, सो इनके अच्छे वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्परजिलस और उसके साथ में पेनिसिलियम, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक स्पोर है, और ये सब सेपरेट होकर के फंगल बॉडी से एक नई फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो भी पाइलम होते हैं, जिन्हें हम एस्कोमाइसीड्स बोलते हैं या फिर एस्कोमाइकोटा बोलते हैं, जिन्हें हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, कॉमनली हम इन्हें सैक फंजाई भी बोलते हैं, इनमें स्टॉक लाइक कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन होगा, जिनमें कोनिडिया जर्मिनेट होंगी और एक तरीके से वो स्पोर्स होंगे एसेक्सुअल। नेक्स्ट वन थिंग है, अभी मैंने आपको बताया था एक्सोजिनसली बडिंग के बारे में, सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोजिनसली बडिंग के बारे में, जिनका बेस्ट एग्जाम्पल है जेम्यूल्स का फॉर्मेशन। जेम्यूल्स का फॉर्मेशन स्पंजेस में होता है कुछ, तो ये होते हैं कुछ इंटरनल बड, जैसे कि आउट ग्रोथ हमने बाहर निकाली थी तो उसे हम आउट ग्रोथ बोल रहे थे, अब ये इनर ही ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं बाहर, इनमें स्पिक्यूल्स होता है, स्पंजेस का स्ट्रक्चर पढ़ा ही है आपने 11th में पोरीफेरा में। तो ये यहाँ पर रजिस्ट करेंगे, इसे सेफ रखेंगे ड्रॉट से, हाई टेम्परेचर से, फ्रीजिंग से, लैक ऑफ ऑक्सीजन से, और जैसे ही इन्हें मिलेगी फेवरेबल सिचुएशन, तो ये जितने भी बडिंग के स्ट्रक्चर हैं जो अंदर बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं स्पंजेस के, वो बाहर आएंगे और वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं जेम्यूल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फैक्ट, देन हियर माय स्टूडेंट अनदर फैक्ट है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी एग्जांपल्स है उन्हें यहाँ पर स्टडी किया, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस समझ रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये भी है एक टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, लेकिन जब ये प्लांट्स में होता है तो हम इसे अलग से टर्म दे देते हैं, बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी वजह से आप देखते हैं बुक्स में 3 टाइप्स के भी कहीं कहीं मेंशन है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जहाँ पर उन्होंने ए सेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिविजिबल किया है रिप्रोडक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि ये नेचुरली अकर होते हैं, मतलब कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो नेचुरली भी कर सकते हैं आप और आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। नेचुरली तो अपने आप हो रहा है, नेचर कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो नेचुरल में तो आप रनर, शक्कर, राइजोम, इन सबको एग्जाम्पल देते हैं, और आर्टिफिशियली में भी आप एग्जाम्पल देते हैं, और आप आर्टिफिशियली में बोलते हो कि सबसे पहला हमारा होता है कटिंग, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर ग्राफ्टिंग बताते हो, और थर्ड वन यहाँ पर बताते हो लेयरिंग। तो ये मेथड्स हैं नहीं एनसीईआरटी में, तो हम यहाँ पर नहीं इसके बारे में समझेंगे, यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे कि क्या है नेचुरली अकर कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर रनर। रनर का एग्जाम्पल, पहले यहाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देन इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे। रनर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑक्सैलिस, ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर आपको याद रखना है साइनोडॉन, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। धूप घास जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन है राइजोम, राइजोम का एग्जांपल आप लोग जानते हैं जिंजर होता है। शक्कर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं मिंट होता है। ट्यूबर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं पोटैटो होता है। ऑफसेट का एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि जो भी ऑफसेट है वो फॉर्म होता है वाटर हाइसेंथ में, एंड देन होता है उसके बाद बल्ब, जिसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा है, इम्पॉर्टेंट सा है, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्टली यहाँ पर
एलियम सीपा होता है जिसे ओनियन बोलते हैं हम लोग। तो ये तो कुछ है नेचुरली अकर प्रोसेस जिनके थ्रू होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव का मतलब समझते ही हैं ना आप, कि जैसे हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में लीफ प्रेजेंट है, उस प्लांट में रूट प्रेजेंट है, और उस प्लांट में स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतने पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव पार्ट। अब अगर उस प्लांट में फॉर्म हो रहा है ये फ्लावर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है फ्लावर, तो फ्लावर होगा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाकी ये जो लीफ है, स्टेम है और रूट है, ये है इनका वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर प्लांट में उनके वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और अगर फ्लावर के थ्रू फॉर्म हो रही तो सिंपल सी बात है कि इसे हम बोलेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमने इतने एग्जाम्पल समझे। इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी हम इनकी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर रनर। अब रनर सिंपल सी बात है, वेजिटेटिव पार्ट होगा। वेजिटेटिव पार्ट होने के साथ साथ ये होता है स्लेंडर स्टेम। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल, आप लोगों ने ग्रास देखी है, तो आप ग्रास में क्या करते हो, जैसे आप एक ग्रास है, ये ग्रास लगी हुई है मान लीजिए। अब इस ग्रास को जब आप उखाड़ने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो एक और स्टेम इससे अटैच है, और ये यहाँ पर ग्रास निकली हुई है, ठीक है। देन फिर ये स्टेम से अटैच है और ये ग्रास निकली हुई है। तो आप एक टोटल थ्रेड जैसा पूरा स्ट्रक्चर अगर उखाड़ने लगते हो तो घास पूरी खड़ती चली आती है। तो सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि ये अटैच है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है, रनर बोलते हैं। तो रनर के थ्रू जो भी हमारी ग्रासेस हैं इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको रनर और स्टोलन मिल रहा है, मैं कहूँगा कि रनर और ना करके आप अलग अलग ही समझें रनर और स्टोलन को, क्योंकि स्टोलन का एग्जांपल जो हम देते हैं वो फ्रैगेरिया देते हैं, जो कि हमारी होती है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट अलग ही पढ़िए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो रनर और स्टोलन। और रनर का एग्जांपल मैंने बताया आपको, दूब घास, साइनोडॉन है या फिर ऑक्सैलिस है जिसे हम खट्टी बूटी बोलते हैं, और स्टोलन का एग्जांपल है यहाँ पर हमारा फ्रैगेरिया। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर राइजोम। राइजोम को समझते हैं। राइजोम हम लोग बोलते हैं कि राइजोम होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, राइजोम का बेस्ट एग्जांपल होता है यहाँ पर हमारा जिंजर, ठीक है, अदरक बोलते हैं ना इसे। तो यहाँ पर राइजोम जो होता है वो अगर आप सेपरेट करते हैं छोटे छोटे पीसेज में तो ये एबल होते हैं न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म करने में। तो जिंजर इनका एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोम का। नेक्स्ट वन थिंग है यहाँ पर शक्कर। शक्कर की बात अगर हम करते हैं कि शक्कर का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखा होगा तो आप समझ ही पा रहे होंगे, मिंट होता है। ठीक है, मिंट में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है शक्कर का एग्जाम्पल, ये होता है बेसल शूट होता है। शूट मतलब स्टेम, और ये रूट को करते हैं सपोर्ट, तो एक तरीके से हम इन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस शूट, और साथ में ये ग्रो करके एक प्लांट बॉडी भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं शक्कर। तो इनका अच्छा सा एग्जाम्पल हो जाएगा मिंट। अदरवाइज यहाँ पर दो एग्जाम्पल और मेंशन है, चेरी और एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला है यहाँ पर ट्यूबर। ट्यूबर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब ट्यूबर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, पोटैटो, जहाँ पर आप बोलते हो कि ये पोटैटो क्या है, ये स्टेम का पार्ट होता है ना, स्टेम ही है ये, अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहाँ पर ये करते हैं न्यूट्रिएंट्स को स्टोर, और साथ में ये कुछ शॉर्ट आई बड जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप आँख बोलते हो ना कि आलू की आँख निकल आई, आलू ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर आप इन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिविजिबल कर दें और डिविजिबल करके आप इसे ग्रो कर दें सॉइल में, तो ये एक न्यू पोटैटो की प्लांट बॉडी फॉर्म कर देगी। तो ये होता है ट्यूबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑफसेट। ऑफसेट तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑफसेट का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हमारा वाटर हाइसेन। ठीक, ऑफसेट में हम क्या बताते हैं कि यहाँ पर जो भी स्मॉल वर्चुअली प्लांट फॉर्म होता है वो मदर प्लांट से ही फॉर्म होता है। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो ये हो गया प्लांट, मेन प्लांट, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए इनमें स्टेम जैसा कुछ अराइज हो रहा है और ये इन्हें अटैच कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे वाटर हाइसेंथ के प्लांट होते हैं, और यहाँ पर इनमें न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होती है थ्रू द हेल्प ऑफ ऑफसेट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल है जो कि बल्ब का, और इसका एग्जांपल मैंने आपको ओनियन बोला ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बल्ब है ओनियन का उसमें शॉर्ट स्टेम इज अ शॉर्ट स्टेम होता है, फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती है या लीफ बेसेस हम बोलते हैं,
और ये इनसे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है और इनके एग्जाम्पल होते हैं ओनियन और गार्लिक। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल। देखिए मैं उसके अलावा भी और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे कि हमने शक्कर पढ़ा, रनर पढ़ा और स्टोलन पढ़ा, देन बल्ब पढ़ा, और वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर होगा कॉर्म का। ठीक है, कॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये भी आपके एक तरीके से अंडरग्राउंड ही हैं, रूट ही होंगी, और इनके एग्जांपल आप लोग कोलोकेशिया देते हो, एमोर्फोफेलस देते हो, जिसे आप जिमी कंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा एक और फैक्ट यहाँ पर है जिसे हम बोलते हैं बुलबिल। बुलबिल का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, अगेव का प्लांट आप जानते हैं, अगेव वो इसका एग्जाम्पल होगा जहाँ पर बुलबिल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर लीफ बड का फॉर्मेशन होता है और उसका एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्म। ठीक है, तो ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं देखने वाले, और इन्हें अगर आप देख ही लेंगे तो समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा ब्रायोफिल्म का जो लीफ होती है, कि जो लीफ है ये, इन लीफ की मार्जिन से यहाँ पर, ये मार्जिन पे यहाँ पर छोटी छोटी स्मॉल लीव्स अराइज होती हैं, और यही अगर आप सेपरेट कर देंगे खुद से भी, ये सेपरेट होकर के न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, वहीं पे रूट में लग जाएंगी सॉइल पे, और ये न्यू प्लांट्स वहाँ पर अराइज करेंगी। ठीक है, तो इसे हम ब्रायोफिल्म बोलते हैं और अजूबा बोलते हैं, जो कि अपने आप में सच में एक अजूबा है कि लीफ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। तो सारे एग्जांपल्स देख लिए हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हम वाटर हाइसिन, जिसमें ऑफसेट के थ्रू हो रहा है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसे हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो क्यों बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल? तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वाटर हाइसिंथ है, जिसका बॉटानिकल नेम होता है इकॉर्निया, या फिर हिंदी में इसे हम बोलते हैं जल कुंभी। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, इसे इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इसके जो फ्लावर है मतलब बहुत खूबसूरत है, एक तरीके से ऑर्नामेंटेशन के लिए इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं और लीफ का शेप बहुत अच्छा होता है, तो इसे यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। टेरर ऑफ बंगाल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ है और ये टोटली इन लोगों ने कवर कर रखी है। ये वाटर बॉडीज़ में देखें कितने फास्टली ये ग्रो करते हैं। तो ये इनमें होता है रैपिड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो ये शॉर्ट पीरियड में ही पूरी वाटर बॉडीज़ में बहुत आसानी से फैल जाते हैं और ये ड्रेन्स करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है आप आतंक ही तो फैला रहे हो, है ना, जीने नहीं दे रहे हो। किसे नहीं जीने दे रहे हो? जो भी वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिज्म रहती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिशेस की डेथ के लिए। इसी वजह से इन्हें बोलते हैं आतंक और इसी वजह से इन्हें कंसीडर करते हैं एज अ वाटर वीड। ओके, तो ये होते हैं वाटर वीड और इन्हें हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर अब अगले फैक्ट्स हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर फैक्ट हम लोगों को ज़रूर जानना चाहिए जो कि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे कि आप नोड और इंटर नोड के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि ये है हमारा शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन में आप ये देखते हैं नोड होती है, ये देखते हैं नोड होती है, और इनके बीच का पार्ट, इस पार्ट्स को हम इंटर नोड बोलते हैं। तो जब भी हम शुगर केन को ग्रो करना होता है तो शुगर केन को नोड के पार्ट से ही डिविजिबल करके हम उसे ग्रो करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी नोड से ही न्यू जो लीव्स हैं या जो न्यू रूट्स के पार्ट अराइज होने हैं वो नोड के पार्ट से ही अराइज होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर नोड्स के मेथड के थ्रू भी हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमने यहाँ पर जाने। अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर पहले ही जैसे कि हम लोगों ने बात की, दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दो पेरेंट होंगे या एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। तो हियर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन सेम इंडिविजुअल, अगर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जहाँ पर यूनिसेक्सुअल वाली बात है, बट अपोजिट सेक्सेस के होंगे तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में हो रही है। एंड जैसे कोई ऑर्गेनिज्म स्टेज ऑफ ग्रोथ पे रीच होता है, मतलब वो मैच्योर हो गया, सेक्सुअली
हो गया है फॉर्म, सेक्स ऑर्गन्स उनमें फॉर्म हो गए हैं, तो वो रिप्रोड्यूस हो सकता है सेक्सुअली, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कुछ फेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे हम लोग बोलते हैं। जब तक उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस स्टेज तक नहीं होगा जब तक उनमें सेक्स ऑर्गन या फिर प्यूबर्टी का टाइम नहीं आ गया, तो उस फेज़ को जिस टाइम पे वो सिर्फ ग्रोथ करते हैं उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कि एक पीरियड होता है प्रॉपर जिसमें वो ग्रोथ को अटेन करते हैं, मैच्योरिटी को अटेन करते हैं, और इस फेज़ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। या फिर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जैसे अगर आपने कोई मैंगो का ट्री लगाया है तो आप 1 to 2 ईयर वेट करोगे ना कि वो बड़ा हो जाएगा, 3 साल में 4 साल में कहीं उसमें मैंगो का फॉर्मेशन होगा या लगना शुरू होंगे। जैसे लगाया वैसे ही थोड़ी ना उसमें फॉर्म होने लगेंगे मैंगो, नेचुरली तो नहीं फॉर्म होंगे। तो वही प्रोसेस है यहाँ पर वेजिटेटिव फेज की। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होती है सून एज दे स्टार्ट फ्लावरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहाँ पर जैसे ही स्टार्ट होने लगी फ्लावरिंग, वैसे आपने कहा कि इनमें वेजिटेटिव फेज जो है वो पूरी हो गई है और अब इनकी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। ओके, नेक्स्ट वन है दूसरी यहाँ पर फेज़ है जिसे हम बोल रहे हैं सेनेसेंट फेज़। और इस फेज़ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन फेज़ जो है वो ख़त्म हो गई है और इसे एक तरीके से हम ओल्ड एज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डाई हो जाता है। देन उसके बाद ये तो थी बात फ्लावरिंग प्लांट्स में, कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल में डिविजिबल करते हैं। और वो भी क्यों, जो कि इनकी लाइफ में फ्लावरिंग के बेस पे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे जो भी प्लांट्स हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सनसेंट फेज होती है, क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि राइस है, वीट है, मैरीगोल्ड है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स के फ्लावर, ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें सेवरल टाइम्स पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि जब एक सीज़न आएगा, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंगो आप कहते हो कि मई जून में आना स्टार्ट हो रहे हैं ना, मई जून जुलाई जो है वो मैंगो का सीज़न है, बाकी नहीं है इनका सीज़न। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक सीजनल टाइम है, ठीक है, पर्टिकुलर सीज़न है, जिस सीज़न में ही उनमें फ्लावरिंग का फॉर्मेशन होगा, देन फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। फिर ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे वीट है। तो इनके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड भी तो यूज़ करते हैं ना, हम बोलते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्रूट या फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे एंड देन उसके बाद डाई हो जाएंगे। और फिर इसी जगह इसका अपोजिट भी हम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक का मतलब आप क्या बोलते हो कि अपनी लाइफ में वो बहुत बार फ्लावरिंग फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोकार्पिक में हमारी वीट है, राइस है, इनका एग्जांपल आता है क्योंकि आप जानते हैं वीट, राइस ये सब अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये डाई हो जाएंगे, आप हार्वेस्ट कर लेते हो इनको। लेकिन अगर आप मैंगो की बात करते हो, पीपल के पेड़ की बात करते हो, है ना, ब्लैकबेरी की बात करते हो, तो यहाँ पर सेवरल टाइम्स इनमें फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूट भी बनता है और ये प्रेजेंट भी रहते हैं, डाई नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोकार्पिक का बेस्ट सा एग्जाम्पल होता है बैम्बू। बैम्बू की एज भले 50 ईयर हो या 100 ईयर हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। फिर है दूसरा बहुत फेमस सा एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं नीला कुरंजी, जिसका अच्छा सा नाम होता है बॉटनिकल नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। अब इनमें जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है इन 12 ईयर ओनली वन टाइम, मतलब 12 साल में एक बार इनमें फ्लावरिंग का फॉर्मेशन होता है बस। तो ये सब फैक्ट है इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड साइकिल्स हैं एनिमल्स में। तो अभी तो हमने प्लांट्स की बात की, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट्स, है ना। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं रिप्रोडक्शन साइकिल्स को एनिमल्स में। क्या एनिमल्स में भी कुछ रिप्रोडक्शन साइकिल होती है? एग्जैक्टली होती है।
तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें तो ये कुछ एनिमल्स सीजनल होते हैं। सीजनल का मतलब आप एक पर्टिकुलर सीजन में ही देखेंगे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसे उन्हें हम स्पेसिफिक उनका ब्रीडिंग टाइम बोलते हैं। तो जैसे कुछ होती हैं बर्ड्स, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग देती हैं, है ना। कुछ ऐसे प्लेसेंटल एनिमल्स हैं जो कि एक्सिबिट करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल को, और वहाँ पे जो लीड्स करते हैं, जो चेंजिंग होती है वो उनके ओवेरीज में या हार्मोनल लेवल पे होती है, ठीक है। तो ये होती है रिप्रोडक्शन साइकिल, मतलब जो भी प्लेसेंटल एनिमल हैं उनमें हार्मोन्स या फिर जो ओवरीज हैं उनमें चेंजेस होते हैं, जो कि वहाँ पर उनके साइकिल को, रिप्रोडक्टिव साइकिल को लीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, अब कुछ साइकिल समझ लेते हैं। तो मैमल्स में ही कुछ साइकिल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये साइकिल्स कौन सी होती है, तो जैसे कि पहली साइकिल है यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल। अब देखिए इसे प्रोनाउंसिएशन में ओइस्ट्रस भी बोलते हैं या ईस्ट्रस भी आप बोल सकते हैं। दूसरी साइकिल होती है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या डिफरेंस होता है, दोनों मैमल्स में हो रही, लेकिन पहली वाली जो ईस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, ठीक है। जैसे कि होते हैं काऊ, डॉग, रैट, टाइगर, इन एनिमल्स में जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती है वो स्पेसिफिक सीजन में होती है, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, काऊ में सीजनल ब्रीडर होती है काऊ? बिल्कुल नहीं, है ना। देन उसके बाद डॉग की बात करते हैं तो ये हमारे सीजनल ब्रीडर होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि सिर्फ प्राइमेट्स में होती है, लाइक मंकी, एप्स में होती है, ह्यूमंस में होती है, ठीक है। अब इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल जो भी होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में हमेशा होती है। तो इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा डॉग, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करता है, तो इसे हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की, तो ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जो होल ईयर ब्रीड करते हैं। देन कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल पहला इवेंट है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन उसके बाद सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड देन उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो देखिए जैसे ये मैंने कहा कि ये है हमारा फर्टिलाइजेशन का पीरियड, ठीक है। तो अब उसके पहले अगर कोई प्लांट, कोई एनिमल है तो वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगा ना, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो बेबी न्यूली फॉर्म करना है, न्यू यंग वंस फॉर्म करना है, उसके ऊपर हमारा ध्यान होगा। तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होने वाले हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पर इन्वॉल्व होगा गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन करना होगा और गैमिट को ट्रांसफ़र करना होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए एक एक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट है यहाँ पर हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब क्या होता है, गैमिट, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन। सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फॉर्म करते हैं गैमिट को। कौन से गैमिट होंगे हमारे, मेल और फीमेल गैमिट होंगे, ठीक है। जैसे कि स्पर्म या एग का एग्जांपल हम दे सकते हैं। और ये गैमिट होंगे कैसे, हैप्लॉइड गैमिट, ओके। अब यहाँ पर गैमेट्स के भी टाइप हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्टली टाइप जो मेंशन है वो है होमोगैमेट्स, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट भी बोलते हैं। अब होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और गैमेट का मतलब क्या है कि गैमेट कैसे हैं, सेम है। आइसो वर्ड का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे गैमेट जो होंगे सेम मॉर्फोलॉजिकली, या जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो इन्हें हम बोलते हैं होमोगैमेट। अब अगर हम हेट्रोगैमेट की बात करें तो हेट्रोगैमेट हम किसे बोलते हैं, हेट्रोगैमेट हम बोलते हैं कि जहाँ पर जो भी मॉर्फोलॉजिकली गैमेट मेल और फीमेल के डिफरेंट होंगे उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेट्रोगैमेट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट का, कि जो भी आइसोगैमेट का फॉर्मेशन होता है वो क्लैडोफोरा एग्जाम्पल एक एल्गी होते हैं, है ना, जहाँ पर ऐसे कुछ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में। देन हेट्रोगैमेट का एग्जांपल अगर हम देते हैं तो फ्यूकस जो कि एक एल्गा है, इवन ह्यूमन बीइंग खुद भी एक हेट्रोगैमेट का ही एग्जांपल है।
जहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर और एग का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, जिन्हें हम बोलते हैं मेल गैमेट, और एंथ्रोजॉइड कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, ब्रायोफाइट में पढ़ा है। ब्रायोफाइट में मेल गैमेट्स को क्या बोलते थे, एंथ्रोजॉइड बोलते थे ना, और स्पर्म तो आप जानते ही हैं। देन एग और ओवम भी आप जानते हैं, जो कि फीमेल गैमेट होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टेबल है जो कि क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड है, कि मियोसाइट सेल डिप्लॉयड होती है जो कि, और गैमिट जो हैं यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं, तो इनके क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड फैक्ट है। मियोसाइट सेल का समझते हैं, का मीनिंग समझते हैं ना आप लोग, गैमिट मदर सेल को बोलते हैं ना मियोसाइट सेल, जिनसे हमें गैमिट फॉर्म करना है। तो जैसे पहला ही एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, होमोसैपियंस मेंशन है। होमोसैपियंस की मियोसाइट में मतलब 2 एंड डिप्लॉयड सिचुएशन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होता है। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें अगर गैमेट में, तो कितने होते हैं, 23, मतलब हाफ हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हाउस फ्लाई में लिखा है मियोसाइट सेल में 12, तो सिंपल सी बात है, इनके क्रोमोसोम नंबर गैमेट में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देन उसके बाद इन्होंने जैसे डॉग की बात की है, 78 है, तो अब कर दो 78 का हाफ, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो वैसे ही टेबल वैसे पहले भी मैंने आपसे फिल कराई है, तो यहाँ पर भी फिल करेंगे अगर आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये तो बात थी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर से। अब उसके बाद हम समझते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के सक्सेस के बेस पे क्या हम उन्हें कुछ स्पेशल नेम देते हैं क्या, तो समझते ही नहीं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मेंशन, जिसे हम बोल रहे हैं होमोथैलिक या मोनोशियस। होमो का मतलब अभी बोला सेम होता है, थैलिक का मतलब होता है थैलस, मोनो का मतलब यहाँ पर भी सिंगल होता है, एक होता है, ठीक है। तो होमोथैलिक या मोनोशियस का मतलब है कि ये बाईसेक्सुअल कंडीशन होती है फंजाई में और प्लांट्स में, ठीक है, या एक तरीके से जो एल्गी हम बोल रहे हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, इनमें एक ही थैलस पर, अगर थैलॉइड बॉडी है तो एक ही थैलस पर आपको मेल भी दिखेगा और फीमेल भी दिखेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों की बुक में बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मेंशन है एल्गी का, और उस एल्गी का नाम है कारा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्यूल या ओगोनियम या फिर ग्लोब्यूल एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होता है, द मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया था, कारा हो गया था, समझा भी था आप लोगों ने। और फिर उसके साथ में यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही सिंगल इंडिविजुअल में अगर प्रेजेंट होंगे तो याद जरूर रखिएगा मोनोशियस टर्म, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट इसी में होता है कि मोनो का मतलब सिंगल, मतलब अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन होंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, थैलिक का मतलब थैलस, और यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, सो हियर हम बोलते हैं कि ये डायोशियस होते हैं। तो मोनोशियस का अपोजिट यहाँ पर आप क्या बताएंगे, डायोशियस बताएंगे। डायोशियस में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पर अगर ये एक प्लांट है तो इसे हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें है मेल, तो दूसरा प्लांट यहाँ पर होगा फ्लावर है अगर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये फीमेल फ्लावर है, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे, एक ही में नहीं प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ पर मेल फ्लावर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल के पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे कि इसमें सिर्फ स्टैमिनेट है ये फ्लावर, मतलब ओनली इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद अनदर फैक्ट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल एंजियोस्पर्म में हम बोलते हैं कुकुरबिटा, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, पंपकिन होता है, सीताफल बोलते हैं ना इन्हें। एंड देन यहाँ पर डायोशियस का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा पपाया, पपीता, और साथ में यहाँ पर डेट पाम, जिसे हम खजूर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोनोशियस और डायोशियस के एग्जांपल्स हो जाएंगे। देन अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में भी कुछ ऐसा होता है क्या भाई, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो होते हैं बाईसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये आप एक प्रोग्लॉटिड देख पा रहे हैं, ये प्रोग्लॉटिड है टेपवर्म का, ठीक है, टेपवर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स होंगे वो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडी को रखेंगे। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म भी होता है, स्पंजेस भी होता है। तो आपने अर्थवर्म भी देखा अपनी एनसीईआरटी में, जहाँ पर मेल के और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। टीनिया सोलियम आप ये देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हर्माफ्रोडाइट हैं या बाईसेक्सुअल है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। इनके एग्जांपल होते हैं जैसे कि कॉकरोच,
या इंसेक्ट हैं, कुछ बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं। मैमल्स में आप देख ही रहे हैं, ये है हमारा बब्बर शेर अलग दिख रहा है, और ये है शेरनी, देखिए अलग दिख रही। तो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकली भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डियर आप देख रहे हैं, फीमेल और मेल बिल्कुल भी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी मेंशन है भाई, कि हम किन्हें हैप्लॉइड बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर फिर हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी समझेंगे। क्या मतलब होता है, अभी देखिए हम लोग गैमेटोजेनेसिस ही पढ़ रहे हैं, गैमेट का फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंपल सी बात है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम अपने पास रखेंगे अपनी सोमैटिक सेल में, तो उन्हें हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रखते हैं अपने पास। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हम किन्हें बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं अपनी सोमैटिक सेल में, जैसे ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है ना। तो जो भी टेरिडोफाइट्स इनके एग्जांपल हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होंगे। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो भी गैमेट्स फॉर्म होंगे वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होंगे, क्योंकि इनमें जो भी दो सेट है क्रोमोसोम के, तो एंड ऑफ द मियोसिस यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो पहले से हैप्लॉइड है, और कितना हैप्लॉइड, हाफ होंगे वो। अब हमने गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया, अब हमको करना है गैमेट्स को ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, प्लांट्स के केसेस में तो हम इन्हें पॉलिनेशन देते हैं इन्हें, है ना, कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें एंथर जो है वो स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट हो गया। अब एनिमल्स में भी यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र होंगे गैमेट्स, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट की प्रोसेस को। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मेल गैमेट फॉर्म करते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं जो नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकते। कुछ फंगस और एल्गी में भी मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं मोटाइल, मतलब कुछ में मेल मोटाइल होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ फीमेल मोटाइल होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें दोनों मोटाइल होंगे, है ना। तो ये इनके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझ लिया। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेल गैमेट जो होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू द वाटर, मतलब यहाँ पर आपको मीडियम भी चाहिए भाई, आप गैमेट मूव करने वाले हो, ठीक है, तो आपको मीडियम की भी तो रिक्वायरमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो कुछ ना कुछ मीडियम लोगे ना, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लोगे, तो बस वैसी ही बात है। तो जो मेल हैं वो अपने लार्ज नंबर में गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से कि अगर उन्होंने 100 बनाए, जैसे कि आपको निशाने लगाना नहीं आता है ना, जैसे कि आप बहुत से निशाने लगाते हो, है ना, ज़रूरी है सारे जो भी निशाने वो सही जगह जाके लगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप बहुत सारे निशाने लगाते हो ना, कि कम से कम एक ना एक तो लग ही जाएगा तीर निशाने पे, है ना। तो बस वैसी ही बात है कि बहुत सारे मेल गैमेट आपने फॉर्म किए, उनमें से एक ना एक तो जाकर के फीमेल को फ्यूज़ कर ही देगा, ठीक है। तो ये बात होती है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट में। फिर उसके बाद कुछ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन जो ईजिली ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हम बोलते हैं वो दो मेथड से हो सकती है ना, एक को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और दूसरे को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले वाले को हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पर एक ही फ्लावर में दोनों सक्सेस प्रेजेंट है, तो वहाँ ईजिली वो रीच हो जाएंगे, है ना, मेल से फीमेल में। फिर और जो भी हमारे क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पर आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के ईजिली वो रीच हो पाएंगे। तो वही बात है यहाँ पर कि जो भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन आप बोलते हो होगा। अब यहाँ पर आपको पॉलिनेटर की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि एयर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकता है ना। तो पॉलिनेशन में किसी ना किसी मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी आपको। बट यहाँ पर जहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो पॉलिन ग्रेन ईजिली ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेल से फीमेल के पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो कैसे हो रहा है पॉलिनेशन, और यहाँ पे देखिए बर्ड की हेल्प से हो रहा है, ऑर्निथोफिली बोलते हैं ना हम इसे। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हमने एक इवेंट पढ़ लिया जहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र किए, और गैमेट ट्रांसफ़र करने के साथ साथ फॉर्मेशन भी तो किया था ना पहले।
अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट समझते हैं। फर्टिलाइजेशन या जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी, सिन का मतलब तो आप जानते ही हो ना, फ्यूज़ होता है, और गैमी का मतलब भी आप जानते हो, गैमीट होता है। तो गैमीट के फ्यूज़न की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिनगैमी। ओके, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब इज़ द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज एंड दिस process form the zygote and overall this is refers to as fertilization और syngamy। अब देखिए ज़रूरी थोड़ी ना हर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन और कुछ एक्सेप्शन भी होता है दुनिया में, और उन्हीं एक्सेप्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि इनमें डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है। जैसे कुछ हनी बी, मैंने आपको हनी बी पे एक वीडियो भी शेयर किया है कि उनमें कैसे होती है न्यू ऑर्गेनिज्म, कैसे फॉर्म होता है, मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो वो तो आप लोग समझ ही चुके हो। फिर कुछ लिजर्ड्स में भी ये प्रोसेस होती है, बर्ड होती है जिसका नाम है टर्की बर्ड, उनमें भी ये प्रोसेस देखने को मिली है। फिर कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है, जिन्हें हम सीडलेस फ्रूट बोलते हैं, तो उनका एग्जाम्पल होता है हमारा पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बनाना। तो देखिए पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स के केस में हो रहा है और पार्थिनो कार्पिक प्लांट के केस में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म होगा, एग होगा, दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होकर के क्या बनाएंगे, जायगोट। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये हमारा जो जायगोट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट वन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्स का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर। तो जब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर होंगे आउटसाइड द बॉडी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहाँ मीडियम हो सकता है कुछ, जो कि वाटर, जैसे कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सिंपल बात है, पानी वाले ऑर्गेनिज्म में पानी ही मीडियम होगा, ठीक है, हवा में थोड़ी ना जाके वो अपने गैमेट फेंकेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फिशेज और एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसा क्या है, जैसे मैंने बोला था ना कि ज़रूरी थोड़े ना जितने भी निशाने आप लगाते हो वो जाके तीर आपके निशाने पे ही लग जाए जहाँ आप लगा रहे हो निशाना, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर में आपको फॉर्म करने पड़ेंगे गैमेट की फ्यूज़न की पॉसिबिलिटी हो। देन उसके बाद कुछ प्रीडेटर्स जो कि शिकारी टाइप के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो एग को ख़राब भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो ऑफ स्प्रिंग को भी खा सकते हैं, है ना। देन उसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ही ऑफ स्प्रिंग की एडल्ट में फॉर्म हो पाए बहुत ही लेस होती है। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल इन मतलब अंदर, मतलब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो अकर हो रही इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, सीड प्लांट होते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल, ह्यूमन बींग खुद इसका एग्जांपल है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देख रहे हैं आप, ये साइकस का प्लांट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स को एक तरीके से, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देन अब हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट भी समझ लिया, दोनों टाइप भी समझ लिया। अब समझते हैं जायगोट के फॉर्मेशन को। तो जायगोट का फॉर्मेशन आप समझते हैं, द फ्यूज़न, जब आपने हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ कराया तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया डिप्लॉइड जायगोट को, ठीक है। तो जो भी होंगे हमारी फंजाई, एल्गी, इनमें जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद ये उनके ऊपर थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये अपने आप को डेवलप कर सकें। अब यहाँ पर देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो प्रोसेस आप समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जायगोट फॉर्म हो गया। जायगोट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो जब जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे ये एक जायगोट है, अब इनमें ये एक सिंगल सेल था, अब सिंगल सेल से इनमें फर्दर डिवीज़न होना स्टार्ट होगा, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट होंगे और डिफ्रेंशिएट होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, और यही एम्ब्रियो आगे जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, पता नहीं क्या बन रहा है ना।
तो नेक्स्ट नॉन स्टॉप यहाँ बोलते बोलते भी हालत ख़राब हो रही है और लेकिन चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट थिंग है यहाँ पर ओवीपेरस है। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, वन वर्ड्स में छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो जब आप छोटे बच्चे थे, तो वहाँ पर ओवीपेरस का मतलब आपने पढ़ा था कि एग लेइंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओवीपेरस। तो जैसे कुछ एग्जांपल हैं रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, जो कि ले करते हैं एग को सेफ इन्वायरमेंट में, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो बर्ड है वो घोंसले सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वो उसमें अंडे दे सकें, वो अपने रहने के लिए घोंसले नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ में इंक्यूबेशन भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि हैन है या बर्ड है, वो अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठते हैं, तो वो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। मतलब कि जो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म है जिनमें एम्ब्रियो जेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस होती है आउटसाइड द बॉडी। जैसे कुछ लोग खाते हैं ना, एग को खाते हैं, जो क्या देसी अंडे होते हैं, तो उन्हें खाते हैं, तो वो ऑमलेट बना के खा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनमें चूजा नहीं बना, मतलब अभी एम्ब्रियो नहीं बना है ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि बाहर, बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी में नहीं, बाहर उनमें नेक्स्ट एम्ब्रियो जेनेसिस की प्रोसेस होगी। उसके बाद है यहाँ पर वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब जो एनिमल्स देते हैं गिव्स बर्थ टू यंग वंस, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम वीवीपेरस बोलते हैं। तो मोस्ट मैमल्स होते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, प्रोटोथीरिया ऑर्गेनिज्म जो कि एग ले करते हैं, अदरवाइज सारे जो भी मैमल्स हैं वो बच्चे ही देते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। आप जानते हैं ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो 9 मंथ्स तक जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में ही होगा, है ना। इसी वजह से हम लोग इतने सेफ रहते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की केयर हो रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है, तो सर्वाइवल जो होगा वो भी ज़्यादा होगा यंग वंस का वीवीपेरस का कंपेरिजन टू ओवीपेरस। सो हियर नेक्स्ट वन थिंग स्टूडेंट, ओवीपेरस वीवीपेरस जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो रहे हैं, अगर हम एक फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बोलते हैं कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो स्टेमेंस हैं, वो सब फ्लावर से हट जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट में ये सब प्रेजेंट भी होते हैं। जैसे कि हम फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट की बात करते हैं कि ट्रू फ्रूट है जहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो, ट्रू फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से होता है। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं कि वहाँ पर उनका फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरी से ही हो, और जहाँ पर भी ओवरी के दूसरे पार्ट भी, ओवरी के साथ साथ फ्लावर के दूसरे पार्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फिर यहाँ पर जाइगोट जो भी फॉर्म हो रहे हैं वो एम्ब्रियो आगे जा कर के फॉर्म करेंगे, और एंड नेक्स्ट जो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी बोलते हैं कि जो भी हमारे ओव्यूल हैं एक फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो सीड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर उनकी आउटर वॉल एक तरीके से पेरिकार्प है। तो ये सारे फैक्ट जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी समझ चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के हों या ओवरऑल एक प्लांट से रिलेटेड टॉपिक हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उन्हें हमने अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ऐसे ही डिटेल्स में जितनी भी चीज़ें थी उन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लावर से कैसे यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इनमें जो भी सीड प्रेजेंट होंगे वो सीड आप फिर से ग्रो कराएंगे, शोन कराएंगे, तो वो न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने शुरू किया था और बेसिक से सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉम्प्लेक्स तक आए हैं और हमने होल चैप्टर यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। तो होपफुली माय स्टूडेंट्स की ये वीडियो भले लेंदी रहा होगा बट एक तरीके से क्विक रिवीजन कर लिया है हम लोगों ने एक ही वीडियो में। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को फिनिश किया है, टोटल एनसीईआरटी कवर की है इन वन शॉट। एंड होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आए होंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि सिर्फ वीडियो ही बना है और कुछ समझ में नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। तो हम लोगों ने यहाँ 1 घंटे के अंदर ही इस पूरे चैप्टर को कवर किया एंड अनबिलीवेबल है मेरे लिए, गला पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।